ठीक है, कमेटी के सदस्यों कृपया ध्यान दें। ब्रीफिंग अब शुरू हो रही है। हमारे सामने है केस फाइल 734 द भैरवपुर एनॉमली। ये एक स्थानीय स्तर पर सुनी जाने वाली आवाज की जांच है जो आगे चलकर एक पूरे समुदाय के लिए कभी न खत्म होने वाले सदमे में बदल गई। तो चलिए सीधे तथ्यों पर आते हैं। आज हमारी समीक्षा का ढांचा कुछ इस तरह होगा। हम केस फाइल की जांच करेंगे, फिर गवाहों के बयानों में जो पैटर्न दिखा है उसका विश्लेषण करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेटर के निष्कर्षों पर बात होगी। उसके बाद हम ग्राउंड जीरो यानी उस हवेली का अध्ययन करेंगे, फिर संदिग्ध की प्रोफाइल देखेंगे और अंत में फाइनल रिपोर्ट और इसका वर्गीकरण पेश किया जाएगा। सेक्शन 1 केस फाइल भैरवपुर आहट। यहीं से आप कह सकते हैं ये सब कुछ शुरू हुआ। एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली शिकायत जो देखते ही देखते पूरे गांव के लिए एक अंतहीन डर का कारण बन गई। देखिए, इस पूरे केस के केंद्र में है आहट। ये भैरवपुर में बार बार रिपोर्ट की गई एक स्थानीय सुनने की घटना है। हर एक गवाह ने इसे एक ही तरह से बताया है, बिना देखे किसी के चलने की, कदमों की आवाज। पर एक बात साफ कर दूं, ये कोई हवा या जानवरों की प्राकृतिक आवाज नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी आवाज है जो आपको अंदर तक कंपा देती है, एक ऐसी मौजूदगी का एहसास दिलाती है जो दिखती नहीं पर हर पल महसूस होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, गवाहों के बयान और उनका पैटर्न विश्लेषण। हमने हर एक गवाही का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है और एक बहुत ही साफ और सच कहूं तो चिंताजनक पैटर्न सामने आया है। ये कोई अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिलसिले की कड़ियां थी। यहां आप इन घटनाओं का क्रम देख सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई रीना से, जिसने सिर्फ एक परछाई देखी थी। फिर मामला रघु के साथ आगे बढ़ा, जिसे आवाज भी सुनाई दी और कुछ दिखाई भी दिया। अनिरुद्ध तक पहुंचते पहुंचते ये आवाज कानों में फुसफुसाहट बन गई। सविता और मोहन के साथ ये मामला और भी ज्यादा निजी और खतरनाक हो गया और बस ड्राइवर अमर के लिए तो ये एक सीधी धमकी में बदल चुका था। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ और सीधे लोगों को निशाना बनाता हुआ खतरा। इस पूरे सिलसिले का जो शुरुआती पॉइंट था वो था रीना का अकेले उस हवेली में जाना। वहीं पर पहली बार कोई ठोस सबूत दर्ज किया गया। दीवार पर उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक दूसरी अजीब सी परछाई का दिखना। इसी एक घटना ने हमारा ध्यान उस हवेली की तरफ खींचा। अब जरा इन धमकियों पर गौर कीजिए। इनमें एक भयानक किस्म की समानता है जो असल में चौंकाती है। नाई रघु को कहा गया, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। टीचर अनिरुद्ध ने भी ठीक यही सुना, तू बच नहीं पाएगा। सविता को चेतावनी मिली, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। और अमर को तो साफ साफ बताया गया, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। ये यूं ही कोई बेतरतीब आवाजें नहीं हैं, नहीं, ये एक सोची समझी और किसी को निशाना बनाकर की जा रही बातचीत की तरफ इशारा करता है। सेक्शन 3 इन्वेस्टिगेटर के निष्कर्ष। जब गवाहों की संख्या और घटनाओं की गंभीरता बढ़ने लगी तो पुलिस का दखल देना जरूरी हो गया। केस डीसीपी अरविंद को सौंपा गया, जो मैं बता दूं शुरू में इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। उनका जो शुरुआती आकलन था वो उनकी पेशेवर सोच को दिखाता है। उनका साफ कहना था, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। वो सबूतों और तथ्यों पर काम करने वाले अफसर थे, सुनी सुनाई कहानियों पर नहीं। डीसीपी अरविंद ने 3 मुख्य थियरीज के साथ जांच शुरू की। या तो ये मास हिस्टीरिया है, मतलब लोगों का वहम, या फिर ये प्राकृतिक आवाजें हैं, या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक है। लेकिन सबूतों ने एक एक करके इन सभी थियरीज को खारिज कर दिया। अलग अलग गवाहों से मिली एक जैसी और बहुत स्पेसिफिक जानकारी ने मास हिस्टीरिया की थियरी को गलत साबित कर दिया। हिलती हुई जंजीरों जैसे ठोस सबूतों ने प्राकृतिक आवाजों के तर्क को तोड़ दिया और धमकियों के बढ़ते पैटर्न ने इत्तेफाक की किसी भी गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर दिया। और फिर इन्वेस्टिगेटर खुद उस अनुभव का हिस्सा बन गया। पहले उन्होंने सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनी, मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ का सीधा स्पर्श महसूस हुआ और अंत में एक सीधी, बिल्कुल साफ हिदायत, तहखाने में उतरो। यानी उनके अपने तर्क को उन्हीं घटनाओं ने चुनौती दे दी जिनकी वो जांच करने गए थे। सेक्शन 4 ग्राउंड जीरो हवेली। डीसीपी अरविंद के इस अनुभव के बाद जांच का पूरा फोकस घटना के केंद्र यानी उस हवेली पर आ गया। अब यह समझना जरूरी था कि आखिर ये जगह इस पूरे रहस्य से जुड़ी कैसे है। हवेली के अंदर हमें 2 तरह के सबूत मिले। एक तरफ थे ठोस सबूत, जैसे लोहे की जंजीरों का अपने आप हिलना
और दीवारों पर खून से लिखी हुई इबारतें। और दूसरी तरफ थे अमूर्त सबूत, जैसे हवेली के अंदर और बाहर सुनाई देने वाली वही आहट और लगातार धमकियों से भरी फुसफुसाहटें। इस सब ने एक ही बड़ा सवाल खड़ा किया, इस श्राप का स्रोत आखिर है कहाँ? ये कोई बेतरतीब घटना नहीं थी, इसका एक केंद्र था और सारे के सारे सुराग एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे। सेक्शन 5, सब्जेक्ट प्रोफाइल, ललिता का श्राप। यहीं पर जांच ने एक निर्णायक मोड़ लिया, जब हमें उस इकाई की पहचान मिली जिसे हम अब सब्जेक्ट कह रहे हैं। ये उस इकाई की एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है, जिसे ललिता के नाम से जाना जाता है। प्रोफाइल के मुताबिक ललिता लगभग 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन थी। उसके ही पति ने उसे तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था। मकसद साफ है, अपनी बेरहमी से हुई हत्या का बदला। इसकी जो प्राथमिक अभिव्यक्ति है वो है आहट, जो असल में उसके अंतिम पलों की एक सुनाई देने वाली गूंज है। और सबसे अहम बात, उसे दफनाते वक्त उसके पति ने जो ताने और धमकियां दी थीं, वही उसके श्राप का आधार बन गई। वही शब्द अब दूसरों को सुनाई देते हैं। और ये देखिए, ये सबूत हमें हवेली के तहखाने की दीवार पर खून से लिखा हुआ मिला। आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये श्राप की प्रकृति और उसके नाम को साफ साफ बताने वाला सबसे सीधा, सबसे मजबूत भौतिक सबूत था। इन सभी निष्कर्षों के आधार पर डीसीपी अरविंद का आधिकारिक फैसला अंतिम था और उनका निर्णय है, कई गवाहों से मिले सुने वाले सबूतों में जो समानता है, जिसे भौतिक घटनाओं का भी समर्थन हासिल है, वो मास हिस्टीरिया या इत्तेफाक जैसे सामान्य निष्कर्षों को पूरी तरह से खारिज करती है। इसलिए इन घटनाओं को एक स्थानीय इकाई की मौजूदगी के प्रमाण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अब सेक्शन 6, अंतिम रिपोर्ट, एंडेमिक ट्रॉमा। अब हम अपनी फाइनल रिपोर्ट पर आते हैं। मामला हवेली को गिला देने के साथ खत्म नहीं हुआ, इसका असर अब भी जारी है, जिसे अब हम स्थानिक आघात या एंडेमिक ट्रॉमा के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। गवाह रीना का यह एक बयान ही पूरी स्थिति को समझाने के लिए काफी है। हवेली चली गई थी, आहट नहीं। हवेली को नष्ट करने की कोशिश इस घटना को रोकने में पूरी तरह विफल रही। अब यह इकाई उस इमारत से बंधी नहीं है, यह अब लोगों से जुड़ चुकी है। जांच के बाद भैरवपुर की पूरी आबादी में कुछ खास मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बदलाव देखे गए हैं। पहला, एक तरह का प्रणालीगत बचाव। गांव वाले अब जानबूझकर सन्नाटे और रात के सफर से बचते हैं। दूसरा, सामाजिक अलगाव। आहट सुनने के डर ने लोगों की आपसी बातचीत कम कर दी है। तीसरा, कर्मकांडीय व्यवहार। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए ताबीज और पूजा पाठ पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। और चौथा, सामूहिक इनकार, यानी आवाज सुनने की बात को स्वीकार न करने का एक अनकहा सामाजिक समझौता। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये आंकड़े इस संकट की पुष्टि करते हैं। गांव की आबादी में चिंता, सामाजिक दूरी और नींद न आने की शिकायतें असामान्य रूप से बहुत ऊंची हैं। ये अब कोई लोककथा नहीं रही, ये एक मापने योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर का संकट बन चुका है। इसीलिए समिति के लिए भैरवपुर मामले का अंतिम और औपचारिक वर्गीकरण ये है, एक गैर समाधान योग्य स्थानिक सांस्कृतिक आघात, यानी एक समुदाय के अंदर गहराई से बसी हुई एक स्थायी मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक घटना, जिसके समाधान का कोई भी ज्ञात तरीका मौजूद नहीं है। और इसलिए मैं इस ब्रीफिंग को कमेटी के सामने एक सीधे सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जब सभी गवाहों के बयानों में इतनी ज्यादा समानता हो, जब हर पारंपरिक समाधान पूरी तरह विफल हो चुका हो, तो हम किस आधार पर उनकी सच्चाई को खारिज करना जारी रख सकते हैं?